Assalamu alaikum students. How are you all people today? Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था यूनिट 9 डिसिप्लिन के हवाले से हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यूनिट तो ख़त्म हो गया। अभी हम जाएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ, रीडिंग स्किल्स की तरफ, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं एंड एज वेल एज चूज द करेक्ट आंसर. So these are the things which we are going to discuss in our lecture. जैसे कि आपने डिसिप्लिन में सारी चीज़ें पढ़ी थी, पूरा लेसन पढ़ा, उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो भी हमने डिस्कस किए, ईच एंड एवरीथिंग. अभी हम जाएंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ और उसमें देखेंगे कि हर सवाल का जवाब जो आपके लेसन में से दिया गया है वो किस तरह दिया गया है. ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है जो आप देखेंगे. इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, अगर आप उसे नोट डाउन करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन, यू मे पॉज द वीडियो एंड यू मे नोट इट डाउन. और अगर आपने ऐसे ही फॉलो करना है, so you can do it just by watching the video. Okay. So if you note it down, again I mentioned the same thing, it would be a good practice for you regarding the writing skill. ठीक है, लिखेंगे तो और अच्छा होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा. आप नोट डाउन करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी राइटिंग वगैरह, जो आपकी नॉर्मल राइटिंग स्टाइल होगी और उसकी जो स्किल होगी वो भी इम्प्रूव होगी. कि आप कुछ देख के ही लिख रहे हो कोई मसला नहीं है, कम से कम राइटिंग इम्प्रूव होगी. कुछ ना लिखने से हो सकता है, जैसे बंदे काफ़ी अरसे से कुछ लिखते नहीं हैं और अचानक लिखते हैं तो उनकी राइटिंग थोड़ी ख़राब हो जाती है. ठीक है, सो टू मेंटेन दैट हैंड राइटिंग, आप अगर लिख लें तो दैट वुड बी मच बेटर. ओके, पॉज द वीडियो, नोट द क्वेश्चन एंड आंसर, दैट्स इट, देन प्ले द वीडियो, द नेक्स्ट स्लाइड, देन नोट इट डाउन. ईजी है, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह. ठीक है, सो लेट्स गो टुवर्ड्स आवर प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. जैसे कि आपको पता है 9th क्लास की इंग्लिश बुक यूनिट 9 डिसिप्लिन के हवाले से हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट डिस्कस कर रहे हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो अगर जैसे मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूँ, कीप द बुक्स विद योर सेल्व्स, ताकि आपको बुक देखें, उसमें अगर जो सवालात हैं वो भी आप नोट डाउन करें तो अच्छी बात है, ताकि यहाँ से आप मैच करते जाएं. ठीक है, कि कौन से सवाल का कौन सा जवाब है. दैट वुड बी मच बेटर एंड पॉजिटिव एक्ट फॉर यू पीपल. ओके, सो नाउ वी गो टुवर्ड्स द questions. What is the first question in the lesson discipline? First question is, what do we have to do to act together in the society? ये पहला सवाल है आपके लिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि एकजा होके एक मुआशरे में रहे, किस तरह रह सकते हैं. And the answer is, we have to agree upon certain rules of conduct to act together in the society. जैसे कि मैंने आपको कहा था, कुछ उसूल हैं चाल चलन के हवाले से जो हमने अपनाने हैं कि हमने सोसाइटी में कैसे रहना है. अगर ये हम रूल्स, ये उसूल हम लोग अपनाएंगे अपनी ज़िंदगी में, then there would be no problem at all in the society, you and the society. Okay, so this was the first question in the comprehension part of your lesson. Let's go on to the next one. Next question is, highlight the role of parents and teachers in making children disciplined. अभी हम वालिदैन और असातिज़ा का जो किरदार है उसके हवाले से, जो डिसिप्लिन के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे कि वालिदैन और उनके असातिज़ा जो होते हैं बच्चों के, उनका क्या किरदार हो सकता है इसके हवाले से. सो द आंसर इज, parents and teachers are the role models for children. They train and inculcate good ideas in the minds of children. They tell them to obey Allah, respect the elders, perform their duties responsibly, and not to tell lies. In this way, parents and teachers make children disciplined. ठीक है, जैसे कि नज़्म ज़ब्त के हवाले से बात हो रही थी, तो इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं हमारे टीचर्स की और असातिज़ा और पेरेंट्स, वालिदैन. तो वो एज अ रोल मॉडल उनको फॉलो करते हैं, जो वो करते हैं उनको देख के ही सीखते हैं. सो इसमें वालिदैन और वो क्या कौन सा किरदार अदा करते हैं, उनको ट्रेन करने में, टू इनकलकेट गुड आइडियाज़ इन देयर माइंड्स, उनकी दिमागों में अच्छे आइडियाज़ उनके दिमाग में डालने के लिए वो कोशिश ज़्यादा करते हैं, उनको ट्रेन ज़्यादा करते हैं बच्चों को. दे टेल देम टू ओबे अल्लाह, अल्लाह की फरमाबरदारी करना, बड़ों की इज़्ज़त करना और अपनी ड्यूटीज़ जो भी अमल वो कर रहे हैं उसे ज़िम्मेदारी से निभाना.
और झूठ ना बोलने जैसी कुछ अच्छी आदतें उनमें डालते हैं। इन दिस वे पेरेंट्स एंड टीचर्स मेक चिल्ड्रन डिसिप्लिन। ये एक तरीका है जिससे वो अपने बच्चों को नज्म ज़ब्त सिखाते हैं। ओके फाइन, नाउ वी गो ऑन टू दिस नेक्स्ट वन। Why is it necessary? Question number 3. Why is it necessary to observe rules and regulations everywhere? हर जगह असूलों की पामाली करना या उनको फॉलो करना क्यों जरूरी है? ठीक है, it is necessary to observe rules and regulations everywhere in order to create an order, harmony and peace in the society. तो माशरे में पीस और हारमनी और ऑर्डर मतलब कायम रखने के लिए हम लोग रूल्स को ऑब्जर्व करते हैं या रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका तीसरा सवाल, व्हाई इज इट नेसेसरी टू ऑब्जर्व रूल्स एंड रेगुलेशंस एवरीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द वेरी एसेंस ऑफ डिसिप्लिन? क्या आपको याद है जो हमने कहा था, जो रूह होती है उसका जो अहम जुज होता है डिसिप्लिन के हवाले से, नज़्म ज़ब्त के हवाले से, वो क्या चीज़ थी? अगर आपको याद आ रही है, अभी पिछले आंसर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, पिछले से भी पिछले, जिसमें हमने पेरेंट्स और टीचर्स का जो रोल के हवाले से हम लोगों ने बात की थी, उसमें भी आपने एक चीज़ सुनी थी जो अल्लाह से मुतल्लिक, कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू ओबे अल्लाह। ठीक है, फर्मा बरदारी करना, ठीक है, फर्मा बरदार बनना। सो आंसर इज द सेम, ओबीडियंस के हवाले से। ठीक है, फर्मा बरदारी एक अहम जुज है नज़्म ज़ब्त का। द वेरी एसेंस ऑफ डिसिप्लिन इज ओबीडियंस। जब तक ओबीडियंस नहीं होगी आप में डिसिप्लिन नहीं आ सकती। सो इफ यू आर ओबीडियंट, इंशाल्लाह यू विल बी डिसिप्लिन्ड एज वेल। So this was the answer for the fourth question. Now we go on to the next one, question number 5. You may look into your books. What problems can be faced by an indisciplined person? जिसकी जिंदगी में नज़्म ज़ब्त ना हो, ऐसे बंदा या इंसान की जिंदगियों में कौन से मसाइल उजागर होते हैं? What are the problems he will face because of the reason that he is indisciplined? क्या वजूहात हैं उसके, क्या मसाइल होंगे? एन इनडिसिप्लिन्ड पर्सन फेसेस वेरियस अनफोर्सिन प्रॉब्लम्स इन लाइफ। जैसे कि हमने सबक में डिस्कस किया था, जिसकी तवक्को ना हो, जिस मसले का जो है तवक्को आपकी सोच में भी ना हो कि ऐसा कुछ भी मेरे साथ हो सकता है, तो ऐसे मसले भी खड़े होते हैं ऐसे लोगों के लिए जो इनडिसिप्लिन्ड होते हैं। He is always unable to achieve his goal. वो हर वक्त अपने मकसद से दूर रहता है, वो अचीव नहीं कर पाता। वेस्ट his precious time, अपनी कीमती वक्त को ज़ाया करता है। and wanders aimlessly at the mercy of circumstances. तो हालात के मुताबिक अपने आप को उसके रहम पे छोड़ देता है कि जहां मुझे हालात ले जाएं मैं वहीं जाने को तैयार हूं। ठीक है, तो वो अपनी उसकी गोल्स हासिल करने की या मकसद कोई उसकी नहीं होती, तो वो मकसद तक पहुंच भी नहीं पाता, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज इनडिसिप्लिन्ड behavior. Okay, so likewise this was the answer for your fifth question, what problems can be faced by an indisciplined person. तो ये था जवाब उसका क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट वी गो ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, टेल सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ डिसिप्लिन्ड सोसाइटी। एक डिसिप्लिन माशरा, नज़्म ज़ब्त वाला माशरा जो होता है, उसकी जो मस्बत असरात क्या होते हैं, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, या पॉजिटिव उसकी जो पॉइंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक माशरा जो नज़्म ज़ब्त को फॉलो करता हो। ओके, सो द आंसर इज A disciplined society always observes harmony and peace. ठीक है, हम आहंगी और अमन की बात वो फॉलो करते हैं, हर वक्त वो अमन की राह पे चलते हैं और हम आहंगी, आपस में हम आहंगी उनकी ज़्यादा होती है। ऐसे माशरे में ऐसा माशरा जो होता है वो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट में आता है, ऐसी चीज़ें, पीस एंड हार्मनी। इट मेक्स प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर्स इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो ज़िंदगी के हर मरहले में वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करती जाती है ऐसी सोसाइटी जिसमें नज़्म ज़ब्त हो, जो डिसिप्लिन्ड सोसाइटी हो, जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ पे माशरे में रहने वाले लोग हैं, उनके बीच जो हम आहंगी होती है और अमन का जो वो फॉलो करते हैं कि अमन हो, उसमें लड़ाइयाँ ना हो, झगड़े ना हो, ऐसी सोसाइटी अपनी हर एवरी वॉक ऑफ लाइफ इन मुराद आप कह सकते हैं कि
अपनी ज़िंदगी की उसकी उनकी जो ज़िंदगी है उनके हर जो एस्पेक्ट के हवाले से आप देख लें कि वो किस पे काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के हवाले से जो काम कर रहे हैं बच्चों के लिए या अपने सोसाइटी की बरतरी के लिए। सो ये बरतरी हासिल होती है इन चीज़ों से, ठीक है। सो this can be considered as some of the positive aspects of a society which is disciplined. Okay, so this was the sixth question and the answer is right in front of you. And now we go on to the next question. अभी आप दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं जिसमें मिसिंग वर्ड्स हैं, जो एग्जैक्ट वर्ड्स आपके लेसन में यूज किए गए हैं वो आपने यूज करने हैं अपने मिसिंग सेंटेंसेस में। So question number next question part of your comprehension is complete the following sentences by choosing the correct word given in the brackets. Okay, तो आपके सामने 5 sentences हैं, उनके खाली जगह हैं और खाली जगहों के लिए वहाँ पे brackets में 2 words दिए गए हैं, आपने correct word select करना है। आप सिर्फ टिक मार्क लगा लें फिलहाल के लिए बुक में, you may note it down later on. Okay, no need to do it now. So the first one, discipline results in dash behavior which requires training and self-realization. Suitable behavior. ठीक है, पहला आंसर है suitable behavior. Number 2, home is the first place where children are dashed to learn discipline. Trained या punished. The second one answer is trained. ठीक है. Now we go on to the third one. Games or sports are also played in dash with certain rules and regulations. क्या? इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है, नॉट कंपैरिजन विद, इन अकॉर्डेंस विद, उसके साथ। सो नंबर 4th, डिसिप्लिन कैन टेक अ पर्सन टू ग्रेट डैश इन लाइफ। क्या वो प्रॉब्लम्स थे या हाइट्स? द 4th वन आंसर इज हाइट्स, ठीक है, ऊंचाइयों पे, जिंदगी की ऊंचाइयों पे पहुंचाती है क्या? नज़्म ज़ब्त, डिसिप्लिन। Next, number 5, you may read in your books, it is right in front of you. The first lesson a child has to learn is the dash of obedience. Okay, is the essay या lesson, सबक या essay, मजमून नहीं है, of course it is a lesson. The first lesson a child has to learn is the lesson of obedience. यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला थोड़ा सा अगर आप common sense यूज करें तो answer already in the sentence. Okay, answer is already in the sentence. जैसे कि the first lesson a child, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि the first essay a child has to learn is the essay of obedience. ठीक है, फिर तो ऐसे ही आएगा जब पहला essay था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है कि जो पहला सबक एक बच्चा सीखता है वो सबक होता है the lesson is of obedience. फर्माबरदारी की जो सबक है वो सबसे पहले बच्चा सीखता है, उसके बाद उसकी लाइफ में डिसिप्लिन आता है. ओके, सो दिस वाज सेकंड पार्ट ऑफ योर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ यूनिट 9 डिसिप्लिन, जिसमें आपने ब्रैकेट से सुटेबल वर्ड्स, करेक्ट वर्ड्स सेलेक्ट करने थे. अभी जाते हैं हम लोग थर्ड पार्ट ऑफ योर कॉम्प्रिहेंशन. व्हाट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन? टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स. ओके, यहां पे आपको एक वर्ड दी गई है, वर्ड के नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस अलग अलग अल्फाज हैं, और आपने इसमें सिनोनिम्स, जो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के हवाले से. एंटोनिम्स जैसे मैंने आपको कहा था ब्लैक वाइट ऑपोजिट, सिनोनिम्स टू डिफरेंट वर्ड्स विद सेम मीनिंग. ओके, तो यहाँ पे पहला आपको एक अल्फाज दिया गया है एनफोर्समेंट. अभी एनफोर्समेंट के साथ कौन सा अल्फाज इसके साथ मैच करता है मीनिंग में? ठीक है, इन द मीनिंग which word makes the match? So which is the synonym of enforcement? Commitment, A. B. Encouragement, C. Guidance, या D. Implementation. The answer is enforcement. Enforcement means to implement. ठीक है, so D. Implementation is the correct option for this first one. अब जाते हैं सेकेंड की तरफ. सेकेंड है inculcate. Inculcate, I told you, किसी के किसी के दिमाग में कोई चीज भरना. ओके, टू इनकलकेट इन देम, टू पुट इन. ओके, सो व्हाट वुड बी द करेक्ट मीनिंग? इन द ऑप्शंस यू हैव A, टू टीच बाय रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस, B, to teach by beating,
C, to teach at home. D, to teach at college. What would be the correct option? Repetition के साथ, inculcate means बार बार किसी चीज को बताना, उसको पढ़ाना, उसकी जहन में डालना कोई बात. Okay, so the correct option is A, to teach by repeated instructions. Okay, so this was the answer for the second part of the third part of the comprehension. Second question of the third part of the comprehension. Take the correct meaning of the given words. उसके बाद आता है third one. Third one is merely. Merely हमने बताया था, आपको examples भी दिए थे. Merely means फकत, वही, exact. Okay, so in that regard, if you look into the words, A, carefully is the option merely के लिए. B, silently, खामोशी से, carefully, एहतियात से. C, partially means एक हिस्से से. Number D, wholly or entirely. So the correct option is D, wholly. Okay, completely, entirely. This is the correct option for question number 3 of this part. Okay, now we go on to the fourth one. हमांगी के हवाले से हम लोग डिस्कस कर रहे थे. So the word is harmony. Okay, harmony आपके सामने है और उसके साथ हमांगी. हमांगी किस वर्ड के साथ मैच करती है? A, difference. B, intelligence. C, uniformity. या D, usually. The answer of harmony, हमांगी. हमांगी इनमें से कौन सा अल्फाज इन अल्फाज को वाजे कर रहा है? डिफरेंस तो जुदा जुदा हो गए, अलग अलग हो गए, इसमें तो हार्मनी है नहीं. बी, इंटेलिजेंस तो होशियारी हो गई, वो भी यहाँ पे नहीं है हमांगी. सी, यूनिफॉर्मिटी भी है. और डी, यूजुअली मतलब कभी कभार कोई काम करना, या हर वक्त कोई काम करना. So the option which is left is C. Okay, यूनिफॉर्मिटी एकसानियत हो गई, हमांगी हो गई. एक जो मीनिंग है वो ऑलमोस्ट both the words के सेम ही है, to be uniform or to be in harmony. Okay, so this was the complete part of comprehension which we discussed about unit 9. Okay, unit 9 का जो comprehension part था reading and thinking skills के हवाले से, ये आपके सवालात है and आपके जवाबात भी आपके सामने हैं. If you want to note it down, that would be better. जैसे कि मैंने पहले भी कहा लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, और अब वापस इन द लास्ट भी कह रहा हूँ कि note it down. It would be helpful for you in improving your handwriting and improving your writing skills. So this was the end of this structure, and we will continue with our other structures such as use of comma in non-defining relative clauses. ये चीज़ें सारी हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले लेक्चर में, जिसमें आपके बुक्स में देख सकते हो. उसमें क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से भी है, उसमें सवालात राइटिंग स्किल्स के हवाले से भी है, वो क्या राइटिंग स्किल है, और ग्रामर के हवाले से, यूज़ ऑफ कॉमा के हवाले से, जो इन क्लॉजेज में यूज़ होते हैं कैसे यूज़ होते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे हम लोग. कैपिटलाइजेशन एंड कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2, ये सारे हम लोग अगले हमारे आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे. ओके, फॉर नाउ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.